ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है शैक्षणिक श्रव्य कार्यक्रमों की श्रृंखला पर्यावरण विज्ञान। दोस्तों, ये श्रृंखला स्नातक स्तर के आधार पाठ्यक्रम पर्यावरण अध्ययन पर आधारित है। इसके अलावा ये कार्यक्रम B.Ed के विद्यार्थियों के लिए भी लाभप्रद होंगे। पर्यावरण विज्ञान की इस श्रृंखला में आज का विषय है जल संसाधन। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शाहबानो अली। कार्यक्रम का आलेखन, ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए सुनिए ध्वनि कार्यक्रम जल संसाधन। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे मोती मानुष चूरून। अब्दुल रहीम खान खाना की पानी के बारे में लिखी ये पंक्तियां पानी की महत्ता को बखान करती हैं। वायु के बाद हमारे लिए सबसे अधिक यदि कोई आवश्यक वस्तु है तो वो है जल, और शायद इसीलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। बिल्कुल सही। इस धरती पर पानी ही एक ऐसा संसाधन है जिस पर समस्त जीवन आश्रित है। जल का हमारी तंदुरुस्ती और खुशहाली से गहरा संबंध है। जंतुओं और वनस्पतियों दोनों की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तो जल बहुत ही आवश्यक है। मानव और अन्य जीवधारियों के शरीर के अधिकांश भाग में लगभग 60% जल पाया जाता है। अगर हम जल और जीवन को एक दूसरे का पर्याय कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमारा रक्त और पेड़ पौधों का रस दरअसल पानी में खनिज पदार्थों वाला घोल ही तो है। क्या आपको मालूम है कि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल है और 29% भाग पर थल है, और पृथ्वी की सतह पर लगभग 129.6 करोड़ घन किलोमीटर जल है। जी हाँ, पृथ्वी के सतह के नीचे भी लगभग 80 लाख घन किलोमीटर जल भरा पड़ा है। यही नहीं, पृथ्वी के वायुमंडल में भी लगभग 12,500 घन किलोमीटर जल भाप के रूप में भी मौजूद है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध पानी का 97% भाग महासागरों और समुद्रों के खारे पानी के रूप में है, और 2% पानी बर्फ के रूप में जमा है। शेष केवल 1% पानी ही पूरी दुनिया के लिए पेयजल के रूप में उपलब्ध है। सामान्यतः मानव को जल भूगर्भीय धरातलीय स्रोतों से प्राप्त होता है। भूगर्भीय जल कुओं और नलकूपों से मिलता है, जबकि धरातलीय जल नदी, तालाब, झील इत्यादि स्रोतों से प्राप्त होता है। जी हाँ, सही कहा आपने। लेकिन भूगर्भीय जल में बहुत बड़ी मात्रा में रासायनिक तत्वों का मिश्रण होता है, इसलिए वह पीने योग्य नहीं होता। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद और शुद्ध जल की मात्रा बहुत ही कम है। जल का महत्व बताते हुए ज्ञानेंद्र साज ने लिखा है, बिन पानी के नहीं पशु, नहीं नर की पहचान, पानी वाला ही चले भू पर सीना तान। बिन पानी के भूमि पर नहीं उगेगा अन्न, ऐसा जिस दिन हो गया मानव होगा सन्न। जल से ही जीवन रहे, जल ही अमृत कोश, एक बूंद जल ना मिले तो मानव फैले रोष। बिन रोटी के रह सके मानव 10 दिन और, बिन पानी के एक दिन गले न उतरे कौर।
जब जब पानी कम हुआ तब तब मानुष तंग, अरे पानी के ही वास्ते होवेगी अब जंग। अपने विशेष लक्षणों के कारण जल जीवधारियों के लिए कई प्रकार से उपयोगी है। जीवन के लिए पानी अति आवश्यक घटक है। वैसे देखा जाए तो जीवन की शुरुआत ही पानी में होती है। जीवन की अधिकतर क्रियाएं पानी में ही घटित होती हैं, जैसे कि पोषक तत्वों को प्राप्त करना, उनका शारीरिक भागों में वितरण, तापमान का नियंत्रण और अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से उत्सर्जन। ये सब क्रियाएं जल के माध्यम से ही संभव होती हैं। लगभग सभी विकास कार्यों के लिए मानव जाति जल पर ही निर्भर करती है। पीने के लिए, सिंचाई के लिए, संवहन के लिए, धोने के लिए, उद्योगों से अपशिष्ट निकास के लिए और परमाणु बिजली घरों में प्रशीतन के लिए पानी उपयोग में लाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जल इस धरा की जलवायु को नियंत्रित करता है और धरती को उसका स्वरूप प्रदान करता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि बढ़ती आबादी और विकास के कारण पानी की मांग कई गुना बढ़ गई है। मनुष्य द्वारा पानी का दोहन भूमिगत जल और सतही जल दोनों से किया जाता है। जो जल खर्च होता है पर वापस नहीं आता, उसे जल व्यय कहते हैं। विश्व स्तर पर भूमि के अंदर से निकाले हुए जल का लगभग 60% भाग का उपयोग होता है और शेष भाग वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रकार देखें तो बहुत सा जल मानव गतिविधियों के कारण प्रदूषित हो रहा है। विश्व में भूमि से निकाले गए जल का 70% भाग हम केवल कृषि कार्यों में प्रयोग करते हैं, जबकि कुवैत जैसे देश में जहां पानी की कमी है, वहां केवल 4% पानी ही पौधों की सिंचाई के काम आता है। पानी का औसतन 25% भाग विश्व के उद्योगों में खर्च होता है। यूरोपीय देशों में ये खपत 70% तक है, जबकि कम विकसित देशों में उद्योगों में पानी की खपत केवल 5% ही है। पानी के प्रति व्यक्ति इस्तेमाल में भी बहुत विषमताएं हैं। उत्तरी अमेरिका में एक 4 सदस्यों का परिवार प्रतिवर्ष 1000 घन मीटर पानी का इस्तेमाल करता है, जो कि बहुत से कम विकसित देशों की तुलना में कई गुना अधिक है। यूं तो धरती पर जल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, फिर भी जल संसाधनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। सिंचाई, घरेलू कार्यों और पीने के लिए पानी के अधिक इस्तेमाल ने भूमिगत जल को काफी कम कर दिया है, जिसके कारण बहुत से क्षेत्रों में जल स्तर नीचे चला गया है और वहां के कुएं सूख गए हैं। भूमिगत पानी के स्रोतों को प्रदूषण के कारण इतनी क्षति पहुंची है कि इनका पानी इस्तेमाल के योग्य नहीं रह गया है। हम देखते हैं कि चिरकाल से ही नदियों और बहते पानी का उपयोग जल निकास के लिए किया जाता रहा है। अधिकतर सभ्यताओं का उद्भव, विकास और प्रगति नदियों के तट पर ही हुई है, लेकिन दुर्भाग्यवश यही प्रगति नदियों में प्रदूषण का कारण भी बनी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 2002 के आंकड़ों के अनुसार कम से कम 101 अरब मनुष्यों को साफ पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है। 2 अरब 4 करोड़ लोगों के लिए कोई सफाई व्यवस्था मौजूद नहीं है। दिन पर दिन बढ़ती हुई जनसंख्या और विकास पानी की मांग को और अधिक बढ़ा रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि 2024 तक विश्व की आबादी का लगभग 2/3 भाग जल की कमी से पीड़ित होगा। तो दोस्तों, ये तो ही बात जल के अत्यधिक प्रयोग और शोषण की। आइए अब चर्चा करें भूमिगत जल या ग्राउंड वाटर की। भूमि के नीचे तलहट और कंकरों की वो तह जो पारगम्य या पोरस होती है और जिसके अंदर पानी रहता है या बहता है, उसे भूमिगत स्रोत या एक्वीफर्स कहा जाता है। रेत और रोड़ी की तहें अच्छी किस्म के जल झरनों को बनाने में सहायक होती हैं, जबकि चिकनी मिट्टी और पथरीली तहें अधिक छिद्रित नहीं होती हैं, जिसके कारण ठीक प्रकार से झरने नहीं बन पाते।
भूमिगत जल झरने दो प्रकार के होते हैं। एक है असंकुचित या अनकन्फाइंड जल झरने और दूसरे हैं संकुचित या कन्फाइंड जल झरने। जो जल स्रोत पारगम्य और छिद्रित परतों वाली चट्टानों के बीच विद्यमान होते हैं उन्हें असंकुचित या अनकन्फाइंड जल झरना कहते हैं। इनमें वर्षा और पिघलते हुए बर्फ का पानी रिस रिस कर आता है। संकुचित या कन्फाइंड जल झरने दो सख्त और अपारगम्य चट्टानों के बीच फंसे होते हैं। ये चट्टानें छिद्रित नहीं होती हैं। संकुचित जल झरनों में पानी केवल वहीं से रिसता है जहां ये भूमि के ऊपरी धरातल से मिलते हैं। कई बार तो पानी के रिसने का स्थान असली कुएं से कई किलोमीटर दूरी पर स्थित हो सकता है। भूमिगत जल एक स्थान पर ठहरा नहीं रहता, बल्कि बहुत धीमी गति से बहता रहता है। इसकी रफ्तार लगभग 1 वर्ष में 1 मीटर होती है। इस्तेमाल योग्य कुल जल का लगभग 10% भाग भूमिगत जल के रूप में उपस्थित है। यह सतही जल से 35 से 50 गुना तक अधिक है। कुछ समय पहले तक इस भूमिगत जल को शुद्ध समझा जाता था, लेकिन अब तो भूमिगत स्रोत भी भूभरण या सैनिटरी लैंडफिल्स के स्राव से प्रदूषित हो रहे हैं। साथियों, अभी हमने चर्चा की भूमिगत जल स्रोतों की। आइए अब देखते हैं कि भूमिगत जल के अधिक उपयोग के क्या प्रभाव होते हैं। जब भूमिगत पानी का निकास उसके रिसकर जमा होने की दर से अधिक होता है तो भूमि के नीचे धंसने की संभावना बनी रहती है। इस प्रक्रिया से ऊपर की धरातल नीचे बैठ जाती है, जिसके फलस्वरूप इमारतों को हानि हो सकती है। इसके अलावा जमीन धंसने के कारण जल नालियां टूट जाती हैं। नालियों और नहरों में पानी विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगता है। इसकी वजह से ज्वारीय बाढ़ का भी खतरा बढ़ जाता है। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जमीनी पानी के दोहन की दर अधिक है, लेकिन भूमिगत जल का अधिक दोहन अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि इससे आने वाले समय में जल स्तर के नीचे हो जाने के कारण कृषि को हानि पहुंच सकती है। खारे भूजल द्वारा अधिक सिंचाई करने से जल प्लावन और मृदा लवणता जैसी चुनौतीपूर्ण स्थितियां बन जाती हैं। दोस्तों, ये तो हुई बात भूजल या ग्राउंड वाटर की। आइए अब बात करें सतही जल की। वाष्पीकरण के द्वारा वर्षा और बर्फ के रूप में आने वाला जल जब भूमि में नहीं घुस पाता और न ही वाष्पीकरण से फिर वायुमंडल में जा पाता है, या पौधों के प्रस्वेदन या फिर ट्रांसपायरेशन द्वारा उड़ नहीं पाता, तो ये जल नदियों, झीलों, तालाबों, तराइयों और कृत्रिम भंडारों का रूप ले लेता है। इस प्रकार के जल को सतही जल कहते हैं। सतही जल अधिकतर सिंचाई, औद्योगिक क्रियाओं, जन आपूर्ति और नौकायन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत और बांग्लादेश जैसे कुछ देशों में वर्षा साल भर नहीं होती। यहाँ होने वाली वर्षा का लगभग 90% भाग केवल कुछ ही महीनों जून से सितंबर के बीच में ही बरस जाता है। इस दौरान भारी बारिश के कारण निचली भूमि और समुद्र तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। लगातार वर्षा से झीलें और नदियां बाहर बहने लगती हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। पिछले दशकों में देखा गया है कि मानव जनित कारणों से भी बाढ़ आने की दर में वृद्धि हुई है, जैसे वनों के कटने से, खुदाई से, औद्योगिकरण से और विश्व स्तर पर तापमान के बढ़ने से बाढ़ आने के खतरे में इजाफा हुआ है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश में तो बाढ़ एक नियमित घटना है, जिससे प्रतिवर्ष जानमाल की भारी क्षति होती है। बाढ़ से प्रभावित होने वाले इन क्षेत्रों में बाढ़ के पानी को धान की फसल उगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यद्यपि इन क्षेत्रों के लोगों ने नियमित आने वाली बाढ़ के अनुसार स्वयं को ढाल लिया है, परंतु जब बाढ़ और तूफान भयंकर रूप ले लेते हैं तो आर्थिक नुकसान के साथ साथ मनुष्य और पशुओं की भी भयंकर हानि होती है।
बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न नदियों का जाल बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। ये तो हुई बात अतिवर्षा के कारण उत्पन्न होने वाली समस्या बाढ़ की, किंतु इसके विपरीत अल्प वर्षा होने पर भी हमें सूखे की समस्या से दो चार होना पड़ता है। क्या आपको मालूम है कि विश्व के लगभग 80% देश ऐसे हैं जो शुष्क या अर्धशुष्क भागों में स्थित हैं। ये देश सूखे के आक्रमण से प्रभावित रहते हैं। कभी कभी तो ये सूखा पूरे साल का भी पड़ जाता है। जब वार्षिक वर्षा वाष्पीकरण की तुलना में कम होती है तो सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये एक विडंबना है कि इन्हीं सूखा पीड़ित क्षेत्रों में अधिक आबादी के चलते फसल उगाने, घर बनाने, पशु चराने आदि की मांग भी अधिक होती है, जिसके कारण भूमि का उपयोग भी सही ढंग से नहीं होता है। इसलिए स्थिति और अधिक बिगड़ जाती है। दोस्तों, सूखा एक मौसम विज्ञान संबंधी प्रक्रिया है, किंतु बहुत सारी मानवीय गतिविधियों जैसे अतिचराई, वन कटाई और खनन के कारण कई क्षेत्र मरुस्थलों में परिवर्तित होते जा रहे हैं, जिससे कि सूखे की समस्या और भी विकराल रूप लेती जा रही है। भारत में पिछले 20 सालों में मरुस्थलीकरण में बढ़ोतरी हुई है। साथियों, सूखे की समस्या के निदान के लिए सामाजिक वानिकी और बढ़ती भूमि के विकास से बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन इसके लिए पारिस्थितिकी आवश्यकताओं और प्राकृतिक क्रियाओं को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। जैसे कि कर्नाटक का कोलार जिला सामाजिक वानिकी में विश्व बैंक की सहायता से अग्रणी है, परंतु इसके आसपास के 11 जिलों में निरंतर सूखा पड़ता है। ये इस कारण भी हो सकता है कि यहाँ वृक्षारोपण के लिए सफेदे का इस्तेमाल किया गया है। ये सब जानते हैं कि सफेदे में प्रस्वेदन यानी ट्रांसपेरेशन बहुत अधिक होता है, जिससे भूमि के जल स्तर में कमी आती है। जी हाँ, इसी प्रकार महाराष्ट्र में कई सूखाग्रस्त क्षेत्र मरुस्थलीय क्षेत्रों में परिवर्तित हो चुके हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गन्ने की खेती की जाती है, जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। जल के अत्यधिक दोहन के कारण पिछले 30 सालों से यहाँ सूखे की स्थिति बनी हुई है, जिसने मरुस्थल जैसी परिस्थिति पैदा कर दी है। पानी के उपयोग की स्थिति के लिए किए गए एक अध्ययन के अनुसार 1 लीटर पेट्रोल बनाने में 10 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार 1 किलो कागज बनाने में 100 लीटर पानी और 1 किलो चावल पैदा करने में 4500 लीटर पानी और 1 टन स्टील के उत्पादन में 20,000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। इसलिए पानी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि जल प्रबंधन को महत्व देते हुए जल को प्रदूषण से मुक्त रखा जाए। ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव और भयावह बनती प्रदूषण की समस्या के फलस्वरूप आज जल के सिकुड़ते स्रोत इस सदी की समस्या बन चुके हैं। जल दुनिया का सबसे मूल्यवान संसाधन है। एक औसत व्यक्ति 3 दिन से अधिक बिना पानी पिए जिंदा नहीं रह सकता। हमारे अविवेकपूर्ण दोहन के कारण भूमिगत जल का स्तर पूरी दुनिया में औसतन 10 फुट नीचे गिर चुका है। इसलिए प्राकृतिक जल स्रोतों पर कब्जा करने के लिए सैन्य शक्ति का भी प्रयोग किए जाने से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी पूरी दुनिया की जरूरत है और पानी की कमी से पूरी मानव जाति प्रभावित होती है। इसलिए आज ये जरूरी हो गया है कि दुनिया के सभी देश न केवल अपने देश की सीमाओं से बाहर आए, पानी के प्रबंधन पर चर्चा करें, बल्कि सभी देश जल के उचित नियोजन और उपभोग का भी मूल्यांकन करें। साथियों, आज ये किसी खास दल की, देश की या सरकार की जरूरत नहीं है, बल्कि हम सभी का दायित्व है कि हम अपने हर संभव प्रयासों से सर्वप्रथम जल को प्रदूषित होने से बचाएं और सरकारी साधनों की निर्भरता के बजाय सामाजिक स्तर पर इस बात को बढ़ावा भी दें। पानी के मूल स्रोत समुद्र, नदियां, पहाड़ों के प्राकृतिक वातावरण को संरक्षित रखने में भी हमें न सिर्फ सामूहिक भागीदारी करनी होगी, बल्कि आज ये समय की मांग भी है कि दुनिया के हर व्यक्ति का ये ध्येय भी होना चाहिए
ताकि हम जल की एक एक बूंद को बर्बाद होने से बचा सकें। दोस्तों, अभी हमने इस कार्यक्रम में जल संसाधन की प्रकार, जल के उपयोग, जल संसाधनों का शोषण, भूमिगत जल और सतही जल, भूमिगत जल के अधिक उपयोग के प्रभाव और जल की कमी और अधिकता से उत्पन्न होने वाले सूखे और बाढ़ की चर्चा की। साथियों, आशा है ये कार्यक्रम आपको उपयोगी लगा होगा। पर्यावरण विज्ञान श्रृंखला में आज बस इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे शैक्षणिक ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला पर्यावरण विज्ञान। इसमें आपने जल संसाधन नामक कार्यक्रम सुना। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ थीं डॉक्टर शाह बानो अली। कार्यक्रम में स्वर दिया अनुराधा और विजयकांत ने। कार्यक्रम का आलेखन, ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।